नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। महमूद गजनी भारत पर कितने बार आक्रमण किया है, तो 17 बार आक्रमण किया है दोस्तों। कितने बार आक्रमण किया है? 17 बार आक्रमण किया है और लूटपाट भारी संख्या में किया है। जबकि बाबर जो है भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर कितने बार किया था? 5 बार किया था। और अहमद शाह अब्दाली जो थे वो भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। तो क्लियर हो गया होगा, महमूद गजनी कितने बार भारत पर आक्रमण किया है? 17 बार। और अहमद शाह अब्दाली जो है भारत पर कितने बार आक्रमण किया है? 8 बार। और जबकि बाबर जो है भारत पर कितने बार आक्रमण किया है? तो 5 बार किया है। तो क्लियर हो गया होगा। महमूद गजनी का जन्म 971 में हुआ था। कब हुआ था? महमूद गजनी का जन्म जो हुआ था 971 ईस्वी में हुआ था। जबकि इनका मृत्यु जो हुआ था 1030 में हो गया था। 1030 में हो गया था महमूद गजनी। महमूद गजनी जो प्रथम आक्रमण किए थे भारत पर वो 1000 ईस्वी के आसपास में किया था, जो कि पेशावर के कुछ भाग पर अधिकार करके लौट गया था वो। क्लियर। महमूद गजनी 1025 में सोमनाथ मंदिर अर्थात सौराष्ट्र पर आक्रमण किया था, जो कि सौराष्ट्र में पड़ता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? सौराष्ट्र में पड़ता है। और उसमें भारी मात्रा में जो है ना लूटपाट किया था। कहता है, इतिहासकारों का मानना है कि करीब 20 लाख की संपत्ति जो है ना लूट करके महमूद गजनी क्या हुआ था, वापस लौट रहा था। तो लौटने के क्रम में जाटों ने उस पर आक्रमण किया और कुछ जो है कहता है कि उससे संपत्ति छीन लिए थे। तो क्लियर हो गया होगा। तो इसी के गुस्सा में कि जब जाटों ने उसको महमूद गजनी को रोकने का प्रयास किया तो कुछ संपत्ति भी लूटा था। इसी के गुस्सा में महमूद गजनी अंतिम आक्रमण कर देता है भारत पर और वो जाटों के विरुद्ध करता है और 1027 ईस्वी में करता है। यानी कि पुनः 2 साल के बाद जो है 2 साल के बाद पुनः जाटों पर वो आक्रमण करता है। कौन? महमूद गजनी। और वो भारत पर अंतिम आक्रमण हो जाता है। तो इस प्रकार से महमूद गजनी जो है भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी के सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू जो है उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनी के सेना में सेवंद राय एवं तिलक जो जैसे हिंदू जो थे, ये 2 हिंदू जो थे उच्च पदों पर आसीन थे। क्लियर। जबकि अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तवी, फारूकी ये सब जो है महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। कौन कौन रहते थे महमूद गजनी के दरबार में? अलबरूनी रहते थे, फिरदौसी रहते थे, उत्तवी रहते थे, फारूकी रहते थे। ये सब जो है महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो था महमूद गजनी ही थे। तो महमूद गजनी से एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, इसलिए सभी क्वेश्चन ध्यान से आप देख लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किला में स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? देखिए, दिल्ली के जो लाल किला है उसमें स्थित हीरा महल है और हीरा महल को कहता है किसने बनवाया था? तो बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। जबकि दिल्ली में विजय स्तंभ जो है राणा कुंभा ने बनाया था और दिल्ली का लाल किला जो है किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो क्लियर हो गया होगा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। जबकि दिल्ली में विजय स्तंभ जो है किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। और दिल्ली के लाल किला में जो है हीरा महल किसने बनवाया? तो बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। तो क्लियर हो गया होगा। शाहजहां कई और काम किए थे, जैसे मयूर सिंहासन बनवाए, दिल्ली का लाल किला बनवाए, ताजमहल बनवाए, दिल्ली का जामा मस्जिद जो आप देखते हैं वो शाहजहां ही बनवाए थे। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन? शाहजहां ने। जबकि
आगरे में एक जामा मस्जिद भी है, एक दिल्ली में जामा मस्जिद है और एक आगरा में भी जामा मस्जिद है। तो दिल्ली का जो जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाया था, जबकि आगरा का जामा मस्जिद जो है वो शाहजहां की पुत्री जो थी जहां आरा ने बनवाया था। शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने बनवाई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2024 के विजेता टीम कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आने वाला जो है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। कहता है कि आप आईपीएल 2024 का जो है विजेता टीम कौन है? तो आईपीएल 2024 जो हुआ तो इसमें कहता है विजेता टीम जो थे कोलकाता नाइट राइडर्स थे। कौन थे? कोलकाता नाइट राइडर्स थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स जो है तीसरी बार ये खिताब जीता है। कौन कौन खिताब जीता? ये तीसरी बार खिताब जीता है कुल मिलाकर के। एक बार फर्स्ट जो जीता था 2012 में जीता था, दूसरी बार जो जीता 2014 में जीता था। कितने में जीता था? 2014 में। और तीसरी बार जो जीता 2024 में। ये 3 खिताब जो है आईपीएल का कोलकाता नाइट राइडर्स जीत लिया है। क्लियर। इस बार जो जीता है 2024 में सनराइजर हैदराबाद को हरा करके जीता है। तो उपविजेता टीम कौन हो गया? सनराइजर हैदराबाद। ये जो आईपीएल जो 2024 थे ये 17वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण था, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स के जो लीड कर रहे थे वो श्रेयस अय्यर कर रहे थे। कौन थे? कप्तान श्रेयस अय्यर थे। जबकि सनराइजर्स हैदराबाद के जो कैप्टन थे उपविजेता टीम का वो पैट कमिंग्स थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। क्लियर। इस प्रकार से आईपीएल 2024 में 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप। पर्पल कैप जो है हर्षल पटेल को मिला, पंजाब किंग्स के ये बॉलर थे। हर्षल पटेल जो है पर्पल कैप प्राप्त किया, वो पंजाब किंग्स के बॉलर थे जिन्होंने 24 विकेट लिए थे। 2024 आईपीएल में कितने विकेट लिए? 24 विकेट लिए थे और पर्पल कैप अपने नाम किया था। जबकि ऑरेंज कैप जो है विराट कोहली को मिले थे, जो कि आरसीबी के मुख्य खिलाड़ी रहे। किसके? आरसीबी के। तो विराट कोहली जो है कितने रन बनाए थे? 741 रन बनाए थे। कितने रन बनाए? 741 रन बनाए थे। तो क्लियर हो गया होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी को क्या बोलते हैं? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के खिलाड़ी विराट कोहली को ऑरेंज कैप मिला, जबकि हर्षल पटेल को पर्पल कैप मिला। क्लियर। हर्षल पटेल 24 विकेट लिए थे, जबकि विराट कोहली 741 रन बनाए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के सबसे बाहरी परत को किस नाम से जानते हैं? सूर्य का जो बाहरी परत होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको जो है कोरोना के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? कोरोना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। कोरोना प्लाज्मा की एक आभा है। कोरोना क्या है? प्लाज्मा की एक आभा है जो सूर्य और अन्य तारों को घेरती है। जो सूर्य और अन्य तारों को क्या करती है? घेरती है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है। ये कोरोना जो है कब दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और क्षुद्र ग्रह के अलावे जो है ना कई छोटे छोटे चट्टानी पिंड स्थित रहता है मंगल और बृहस्पति के बीच में, ध्यान में रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड जो है ऑप्शन बी में, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ये। क्लियर। गैनीमेड। जबकि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह अगर पूछ ले तो डिमोस होता है। क्या होता है? डिमोस होता है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला एवं सतह की तस्वीर भेजने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? कहता मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला एवं सतह की तस्वीर भेजने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो क्यूरियोसिटी नाम है। क्या नाम है? क्यूरियोसिटी। ऑप्शन बी हो जाएगा क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जो है 2012 में मंगल ग्रह पर उतरा था। क्यूरियोसिटी कब उतरा था? 2012 में उतरा था, जो कि नासा के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? नासा के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलंपस मेसी है। कौन है? ओलंपस मॉन्स जो है, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ओलंपस मॉन्स ये जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। ये कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर स्थित है, और यह एक ढाल ज्वालामुखी है, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जो 21 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचा है। कितना है? 21 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात रेमल, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये अभी तबाही मचाया है एकदम। पश्चिम बंगाल में जो है ये बहुत तबाही अभी मचा रहा है। ये हाल ही में एकदम आया हुआ है। रेमल चक्रवात जो है किस देश द्वारा नामित किया है? ये नाम पूछ लिया है कि रेमल जो नाम दिया है किस देश द्वारा दिया गया है? तो ये कौन दिया है? ओमान के द्वारा दिया गया है। कौन दिया है? ओमान के द्वारा दिया गया है। नामकरण जो है चक्रवात रेमल का नामकरण किसने किया? तो ओमान किया है। क्लियर। जबकि ये चक्रवात रेमल जो है तबाही कहाँ मचाया? मिजोरम, उड़ीसा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल में ये तबाही मचा दिया है, जबकि सबसे ज्यादा जो तबाही मचाया वो पश्चिम बंगाल में अभी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुटखा एवं, देखिए हाल ही में गुटखा एवं पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। कहता है कि हाल ही में गुटखा एवं पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध कौन लगा दिया है? ये तेलंगाना सरकार लगा दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन लगा दिया है? तेलंगाना सरकार लगा दिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है गोताखोर, देखिए गोताखोर होगा, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। गोताखोरों के द्वारा सांस लेने में कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं? गोताखोर जो होता है वो क्या करते हैं? सांस लेने में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं गोताखोर? ऑक्सीजन प्लस हीलियम का करते हैं। ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार शैली का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंधार शैली का विकास किस काल में हुआ? गंधार शैली का जो विकास हुआ था वो कुषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? गंधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। गंधार शैली जो है ये यूनान एवं भारतीय कला का सम्मिश्रण है। यूनान एवं भारतीय कला का जो सम्मिश्रण देखने के लिए मिलता है वो गंधार शैली है, जो कि कुषाण काल में फला फूला था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी गुफा अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित थे? तो खारवेल। किससे संबंधित है? खारवेल से संबंधित है। और खारवेल जो है कलिंग नरेश खारवेल, ये कलिंग के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कलिंग के राजा थे, जो कि जैन धर्म के संरक्षक थे। ये खारवेल जो थे जैन धर्म के संरक्षक थे और कलिंग के राजा थे, जो कि चेदी वंश का शासक था। किस वंश का था? चेदी वंश का शासक था। क्लियर। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? खारवेल से, जो कि कलिंग का राजा था। खारवेल कहाँ के राजा था? कलिंग का राजा था। और खारवेल जो है चेदी वंश के शासक थे, और खारवेल जो है जैन धर्म के संरक्षक थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है?
गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में जो है हीलियम गैस भरी जाती है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। इसी में अगर पूछ दे कि वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है दोस्तों, एकदम ध्यान रखिएगा। वायुयान के टायर में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? जबकि गुब्बारे में जो है किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? हीलियम का करते हैं। और जबकि गोताखोर जो सांस लेने में यूज करता है वो हीलियम प्लस किसका? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? और हंसने वाला जो गैस होता है जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड है। ये नाइट्रस ऑक्साइड जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं, हंसाने वाला गैस। क्लियर? जैसे ये गैस अगर आपको सूंघ लीजिएगा, अगर मान लीजिए सेंट आ गया तो आप हंसते रहिएगा। इसका मतलब नाइट्रस ऑक्साइड का ये इंपॉर्टेंस है, खूबियां हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भूभाग पर अधिकार कर लिया था? कहता कि पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भूभाग पर अधिकार कर लिया था? तो वो कौन था? डेरियस प्रथम थे। कौन थे? डेरियस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्योत्तर काल में, देखिए मौर्योत्तर काल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किया था? तो डेमेट्रियस थे। कौन थे? डेमेट्रियस थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सरसों में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? सरसों में जो तेल की मात्रा बढ़ाता है वो कौन सा क्या है तत्व है? उसका नाम बताइए। तो वो सल्फर होता है। वो सल्फर जो है सरसों के तेल में क्या होता है? मात्रा को बढ़ा देता है। क्लियर? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत जो है कब प्रारंभ हुआ? 57 से 58 बीसी में हुआ था। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 से 58 बीसी में हुआ था विक्रम संवत। और 78 ईस्वी में जो हुआ था, ये जो 78 ईस्वी ऑप्शन ए देख रहे हैं, ये शक संवत थे। कौन संवत थे? शक संवत थे। क्लियर? तो शक संवत कब स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। जबकि विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था वो 57-58 बीसी में हुआ था। क्लियर? कहीं 57 भी बीसी लिख देता है, कहीं 58 बीसी भी लिखता है दोस्तों, इसलिए ध्यान में रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंजर गैस कौन कहलाता है? स्ट्रेंजर गैस कौन कहलाता है? तो स्ट्रेंजर जो गैस होता है वो जेनॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, जो कि हवा से भारी होता है। जेनॉन जो होता है हवा से भारी गैस है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। क्लियर? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। जबकि प्लीहा के बारे में अगर बोला जाए, प्लीहा को स्प्लीन और तिल्ली के नाम से जाना जाता है। प्लीहा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लीन भी बोलते हैं और तिल्ली भी बोलते हैं। तो ये 3 नाम होता है प्लीहा को। क्लियर? तो आरबीसी का शमशान अगर पूछ दे कि आरबीसी का जो कब्र होता है, शमशान होता है, उसको प्लीहा को ही बोलते हैं, तिल्ली को बोलते हैं। क्लियर? और तिल्ली को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप क्लियर समझ में आ गया होगा। किडनी तो जान ही रहे हैं कि खून को साफ करता है, छनने में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग पूछ लिया है?
राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग जो होता है वो अनुच्छेद 243 का एक होता है। क्या होता है? 243 का एक, जबकि 243 दिया है लेकिन इसमें एक हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, 243 का एक हो जाएगा। क्लियर? आप लोग 243 का एक कर लीजिएगा। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? राज्य वित्त आयोग का गठन जो होता है अनुच्छेद 243 के एक में है। किसमें है? अनुच्छेद 243 के एक में। जबकि केंद्रीय वित्त आयोग का जो गठन होता है अनुच्छेद 280 होता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WBC को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। WBC को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ऑप्शन बी हो गया ल्यूकोसाइट। जबकि एरिथ्रोसाइट जो है RBC को बोलते हैं। RBC को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। क्लियर? और स्फेग्नोमैनोमीटर जो आप देख रहे हैं वो BP रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। जिसको ब्लड प्रेशर हो गया, रक्तचाप बढ़ गया, उसको मापने वाला जो यंत्र होता है वो स्फेग्नोमैनोमीटर ही होता है। तो क्लियर हो गया होगा? RBC को एरिथ्रोसाइट, जबकि WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्लियर? RBC का जीवन काल 120 दिन, जबकि WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय होता है। देखिए, मनुष्य का हृदय पूछ रहा है। मनुष्य का हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 4 कोष्ठीय। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वह त्वचा होता है। त्वचा, जिसको चमड़ा बोलते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछ दे तो त्वचा हो जाएगा। और जबकि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछ दे तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। दोस्तों, ये जो है कोशिका है, सबसे बड़ी शरीर का जो है सबसे बड़ी क्या है? कोशिका है। अगर कोशिका सबसे बड़ी पूछ ले शरीर में तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। जबकि शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो त्वचा हो जाएगा। और जबकि शरीर की सबसे बड़ी अगर ग्रंथि पूछ ले तो यकृत हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये यकृत जो दिया है ऑप्शन, ये भी ऑप्शन आपको फंसाने के लिए दिया है। ये तीनों ऑप्शन आपको फंसाने के लिए दिया है और तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब जो डिफरेंस हम बता ही देते हैं। क्या है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, जबकि शरीर का सबसे बड़ा जो कोशिका बोलते हैं उसको तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं। और शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। क्लियर? और शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि जो होता है, ये भी याद रखिएगा, पिट यूट्री ग्रंथि होता है, जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन के दौरान जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस लिया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस लिया जाता है। कौन सा गैस लिया जाता है? नाइट्रोजन गैस लिया जाता है। क्लियर? श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस ली जाती है? तो नाइट्रोजन गैस ली जाती है। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नाइट्रोजन। हम जानते हैं कि वायुमंडल में क्या है, 78% नाइट्रोजन है। इसलिए जब, और ये ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन उससे कम, बहुत कम है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो हम सांस लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो गैस हम अंदर डालते हैं वो नाइट्रोजन को डालते हैं। क्लियर? सर्वाधिक मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो एंटीबॉडी जो निर्मित होता है वो लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट। ऑप्शन ए हो जाएगा लिम्फोसाइट। पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल जो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में, वो क्रेब्स चक्र में संश्लेषण जो होता है, क्रेब्स चक्र में जो संश्लेषण होता है
वो पायरुविक अम्ल होता है। क्या होता है? पायरुविक अम्ल होता है। और जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया जहाँ पर संपन्न हो जाती है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि श्वसन की क्रिया संपन्न कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्लियर? और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्रेब्स चक्र के दौरान, क्रेब्स चक्र में संश्लेषण के दौरान क्या बनता है, तो पायरुविक अम्ल बनता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों के, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपको देखिएगा जब बीपीएससी प्रीवियस पेपर उठाइएगा तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। कहता है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। जो दक्षिण भारत का जो मंदिर है उसका आकर्षक द्वार को क्या कहते हैं, तो गोपुरम कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपुरम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन तमिल रामायण या रामावतारम, देखिए कहता है कि कौन जो है तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक थे, तो कौन थे? कंबन थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, कंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन है, तो गंगा नदी के किनारे जो बसा सबसे बड़ा शहर है वो कानपुर है। ऑप्शन बी हो जाएगा, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति के सिफारिश पर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है और अंतिम ये क्वेश्चन है। कहता है कि किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य को जो जोड़ा गया है भारतीय संविधान में वह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति जो है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। जबकि ये मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिया गया था? रूस के संविधान से लिया गया था। और मूल कर्तव्य को संविधान के भाग किसमें रखा है? संविधान के भाग 4 के को में रखा गया है। अगर पूछा जाए कि मूल कर्तव्य को कहाँ, किस भाग में रखा गया है, तो भाग 4 के को में रखा गया है। अगर अनुच्छेद पूछ दे तो अनुच्छेद जो हो जाएगा, अनुच्छेद वो 51 का को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 51 का को में रखा गया है। तो क्लियर हो गया होगा कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, जबकि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए। एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए ताकि भविष्य आपका उज्जवल हो। नमस्कार, जय हिंद।